रात के 10 बज रहे थे। जेल में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कैदियों को उनके बैरकों में भेज दिया गया था और अब तक उनमें से ज़्यादातर सो गए थे, तो कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे। जेल में गश्ती दल के सिपाही गश्त पर निकल गए थे। इन्हीं सिपाहियों में से आशा भी एक थी। जब वह पहरेदारी करते हुए एक बैरक से होकर गुजरने लगी, तो एक कैदी ने उसे धीमी आवाज़ में पुकारा। आवाज़ सुनकर आशा के पैर ठिठके और वह बैरक के लोहे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। लोहे के दरवाजे के उस पार उसे पुकारने वाला कैदी खड़ा था। क्या है रमेश, तुमने मुझे क्यों पुकारा? आशा धीमी आवाज़ में बोली। यह पूछते हुए आशा की निगाहें कैदी के दोहरे बदन पर फिसल रही थी और आंखों में तारीफ के भाव उभरे हुए थे। सुन, मुझे बाहर एक संदेश पहुंचाना है, रमेश यादव बोला। लगता है किसी दिन तुम मुझे फंसवा दोगे। तुम नहीं जानते, अगर किसी को इस बात का पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथियों को बाहर तुम्हारा संदेशा पहुंचाती हूँ, तो मेरी अच्छी खासी नौकरी पर बन आएगी। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, रमेश यादव बोला। फिर मैं तुम्हें इसकी कीमत भी दे देता हूँ। तुम क्या समझते हो कि मैं इस कीमत के लालच में तुम्हारा काम करती हूँ? आशा ने कहा। फिर किस लिए करती हो? कहते हुए रमेश यादव के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। तुम्हारा यह कसरती बदन और खूबसूरत थोबड़ा मुझे पसंद आ गया है, इसलिए। कहते हुए आशा मुस्कुराई। तू भी कुछ कम खूबसूरत और मादक नहीं है। रमेश यादव ने उसके हसीन चेहरे और गदराए बदन पर एक नज़र डाली। मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ, बहुत, रमेश यादव बोला। मैं खुद तुम्हें पाने को बेचैन हूँ, पर तू फिक्र न कर, मेरे साथी जल्द ही मुझे यहाँ से निकाल लेंगे। फिर तो हम खुलकर एक दूसरे से मिल सकेंगे। न जाने वह दिन कब आएगा। आशा एक सर्द आह भरकर बोली। जल्द आएगा, रमेश यादव बोला। खैर, मेरा यह संदेश का पुर्जा इस पर लिखे पते पर पहुंचा देना। आशा ने एक सतर्क निगाह चारों तरफ डाली, फिर हाथ बढ़ाकर पुर्जा थाम लिया और तेजी से आगे बढ़ गई। आगे एक सुनसान जगह पर पहुंचकर उसने पुर्जा खोला तो उसमें 100 रुपये का एक नोट रखा था। उसने नोट अपनी कमीज की जेब के हवाले किया, फिर उस पुर्जे को अंदर की जेब में रखकर जेल का चक्कर काटने लगी। आशा 35 साल गर्दाए बदन और खूबसूरत चेहरे की थी। 10 सालों से वह पुलिस में थी और 6 महीने पहले रमेश यादव इस जेल में आया था। दोहरे बदन, मोहक चेहरे, मोहरे के इस अपराधी ने जब शुरू में उससे जान पहचान करने की कोशिश की तो आशा थोड़ी हिचकी थी। फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि वह उससे जान पहचान करती चली गई। शायद कसरती बदन और सलोना चेहरा उसे भा गया था, या फिर अपने साथियों को संदेश पहुंचाने के एवज में वह उसे पैसे जो देता था। रमेश यादव अपने क्षेत्र का एक बदनाम अपराधी था और दुकानदारों और कारोबारियों से रंगदारी वसूलता था। उसके साथी जान से मारने या जख्मी करने से नहीं हिचकते थे। रमेश यादव का जेल में आना जाना लगा रहता था, पर उसका जेल में रहना या ना रहना उसके साथी उसकी चिट्ठी लेकर उसके बताए दुकानदार और कारोबारी के पास पहुंचते और उसके डर से दुकानदार या कारोबारी उसके द्वारा मांगी गई रकम उसके साथी को दे देते। रमेश यादव की ऐसी ही चिट्ठियां आशा उसके साथियों तक पहुंचाने लगी। लेन देन में दोनों शारीरिक रूप से भी एक दूसरे की ओर खिंचते चले गए थे। जहां आशा को रमेश का दोहरा बदन ललचाता था, वहीं रमेश आशा के गर्दाए मादक बदन को अपनी बाहों में समेटने का ख्वाब देखता था। कुछ सप्ताह बाद आशा का फ़ोन बजा। हेलो, कौन? मैं रमेश यादव बोल रहा हूँ। अब याद आई है मेरी? आशा अपनी आवाज़ में नाराज़गी घोलते हुए बोली, जबकि तुम 10 दिन पहले ही जेल से बाहर आ चुके हो। नाराज मत हो यार,
उधर से रमेश यादव की मनोहार भरी आवाज़ सुनाई पड़ी। जेल जाने के कारण बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था, उन्हें निपटाने में उलझ गया था। इनसे जैसे ही फुर्सत मिली तुम्हें फ़ोन किया। फ़ोन कैसे किया? अरे यार, तुझसे मिलने के लिए मन बेचैन है। बेचैन तो मैं भी हूँ। फिर तो ऐसा कर, आज शाम मुझसे मिल, हम दोनों मिलकर अपनी अपनी बेचैनी मिटाएंगे, कहकर रमेश यादव हंसा। कहाँ? तू किसी जानी पहचानी जगह पर तो मुझसे मिल नहीं सकती। फिर मेरे फार्म हाउस पर चली आ। पता बोल, रमेश यादव ने पता बतलाया। ठीक है, मैं शाम को 5:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगी। अच्छी बात है, रमेश यादव बोला। अपने वादे के अनुसार आशा 5:30 बजे रमेश यादव के फार्म हाउस पर पहुँच गई। दरवाजे पर खड़े दरबान ने उसे रमेश यादव के कमरे में पहुँचाया। आशा को देखते ही रमेश यादव खुशदिली से बोला, आओ आशा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आशा सधे हुए कदमों से आगे बढ़ी और आकर उस बिछावन पर बैठ गई जिस पर रमेश यादव शराब की बोतल खोले बैठा था। यकीन करो आशा, तुम्हारे इंतज़ार में शराब पीने का मज़ा ही नहीं आ रहा था। अब तुम आ गई हो तो पीने का असली मज़ा आएगा। ज़रूर, आशा उसे कातिल नज़रों से देखती हुई बोली। मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगी। कहते हुए आशा ने वहाँ पड़े शीशे के गिलास में शराब डाली, फिर उसे रमेश यादव की ओर बढ़ाया। ऐसे नहीं, फिर पहले तुम अपने होठों का रस इसमें घोलो। यकीन मानो, शराब का नशा दोगुना हो जाएगा। आशा ने गिलास से एक घूंट भरा, फिर गिलास रमेश यादव के होठों से लगा दिया। एक ही सांस में रमेश यादव ने गिलास खाली किया। फिर वह हसरत भरी नज़रों से आशा के गर्दाए बदन को देखने लगा। ऐसे में जब आशा ने दोबारा गिलास भरा तो वह बोला, ऐसे दूर दूर से मत पिला, जरा मेरे करीब आ जा। बदले में आशा अपनी टांगें फैलाकर उसकी गोद में आ बैठी, फिर गिलास उसके होठों से लगाया। अब की बार रमेश यादव ने जरा भी जल्दबाजी नहीं की, बल्कि घूंट घूंट शराब चूसने लगा। दूसरी ओर रमेश यादव के हाथ आशा के बदन की ऊंचाइयां गहराइयां नाप रहे थे। अपने बदन पर रमेश यादव के बेताब हाथों की छुअन पाकर आशा बेहाल होने लगी। ऐसे में उसने अपने हाथ का गिलास फर्श पर टिकाया, फिर रमेश यादव को बिछावन पर लिटाकर उसको बेताबी से चूमने लगी। आशा की इस हरकत से रमेश यादव के तन बदन में वासना के शोले भड़कने लगे और उसने अपने ऊपर सवार आशा की कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें कस दी। इसके बाद तो आशा अक्सर रमेश यादव से मिलने लगी। रमेश यादव न सिर्फ भरपूर जिस्मानी सुख देता था, बल्कि उस पर दोनों हाथों से पैसे भी लुटाता था। आशा तो पहले ही अपने पति से खुश नहीं थी। रमेश यादव जैसा प्रेमी पाकर उसकी ओर से आशा और भी लापरवाह हो गई। जेल की नौकरी में पैसा और रिश्वत दोनों मिलते थे, पर इतने नहीं कि आशा के पति रतन लाल ने जब उसमें आए इस बदलाव को महसूस किया तो उसका माथा ठनका। रतन लाल को लगा कि हो न हो आशा ने घर से बाहर अपना कोई यार पाल लिया है। एक रात को वह आशा से बोला, आशा, आजकल तू किस दुनिया में रह रही है? पति रतनलाल के इस सवाल पर आशा चौंकी, पर जल्द ही अपने आप को संभालते हुए वह बोली, क्या मतलब? मैं देख रहा हूँ कि आजकल तेरे तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। तू यह बात बिल्कुल भूल गई है कि घर में तेरा एक पति भी है। रात को जब मैं तुम्हें हाथ लगाता हूँ तो तू मेरा हाथ झटक देती है। कहीं तूने घर से बाहर कोई अपना यार तो नहीं पाल लिया है? मन ही मन डरती आशा तेज आवाज में बोली, तुम्हें अपनी पत्नी से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? यह सीधा साधा मेरे चरित्र पर लांछन है।
अच्छा होगा यह लांछन ही हो, मगर हकीकत में बदला तो याद रख, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। रतनलाल उसे घूरता हुआ बोला। पति रतनलाल के शक को देखते हुए आशा कुछ दिनों तक रमेश यादव से मिलने में सावधानी बरतती रही, और जब उसे पक्का यकीन हो गया कि रतनलाल उसकी ओर से बेपरवाह हो गया है, तो फिर से खुलकर उससे मिलने लगी। पर रतनलाल उसकी ओर से लापरवाह नहीं हुआ था, बल्कि चोरी छिपे उसकी हरकतों पर नज़र रख रहा था। कुछ ही दिन के बाद रतनलाल को मालूम हो गया कि आशा ने रमेश यादव नामक के एक अपराधी से यारी गांठ ली है और उसके साथ मिलकर रंगरलिया मनाती है। सच्चाई जानते ही उसका खून खोल उठा। एक रात जब वह लौटी तो रतनलाल बोला, कहाँ से आ रही है तू? पुलिस स्टेशन से। पता है इस समय रात के 11 बज रहे हैं। रतनलाल उसे घूरता हुआ बोला, मैंने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया था। मालूम हुआ कि तू वहाँ से शाम 7 बजे ही निकल गई थी। रास्ते में एक सहेली मिल गई थी, उसी के साथ उसके घर चली गई थी। आशा उससे नज़रें चुराती हुई बोली, और तुम्हारी उस सहेली का नाम रमेश यादव है? रतनलाल गुस्से से चिल्लाया, यह कहते हुए तेरी रूह कांपती है कि तू अपने इसी यार के साथ रंगरलिया मनाकर वापस लौट रही है। आशा बौखलाई हुई सी उसे देखती रह गई। बोलती क्यों नहीं? यह सरासर झूठ है, आशा कांपती हुई आवाज़ में बोली। बदले में रतनलाल उसकी ओर लपका, फिर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता हुआ बोला, तू क्या समझती है मैं अंधा और बहरा हूँ? मुझे कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देता। जानती है, जिस रमेश यादव की तो आजकल प्यारी बनी हुई है, उसके फार्म हाउस का गार्ड मेरा दोस्त है। कल वह मज़े ले लेकर कह रहा था कि उसके साहब ने आजकल एक रखेल पाल रखी है जिसका नाम आशा है, और वह घंटों उसकी बाहों में झूलती वासना का नंगा खेल खेलती है। आशा के मुंह से बोल नहीं फूटे। दूसरी ओर गुस्से से पागल हुआ पति रतनलाल उसे पीटता चला गया। रतनलाल उसे पीटकर घर से निकल गया, पर आशा घंटों बेइज्जती और बदले की आग में जलती सिसकती रही। अगली मुलाकात में रमेश यादव से जब आशा ने ये सारी बातें कही तो वह गुस्से से उबलता हुआ बोला, उसकी यह हिम्मत कि वह रमेश यादव की यार पर हाथ उठाए। पर तुम फिक्र न करो, मैं जल्द ही इसका इलाज कर दूंगा, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आशा ने उसे इसकी सहमति दे दी। आशा के घर के दरवाजे पर एक खास अंदाज में थाप पड़ी। इसे सुनते ही बिछावन पर आंखें मूंदे लेटी आशा ने अपनी आंखें खोल दी। वह चुपके से बिछावन से उतरी, फिर बिछावन पर गहरी नींद में सोए रतनलाल पर एक गहरी नज़र डालने के बाद दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसने जब दरवाज़ा खोला तो रमेश यादव जल्दी से अंदर आता हुआ बोला, कहाँ है? अपने कमरे में गहरी नींद में सोया पड़ा है। चलो, रमेश यादव बोला। आशा ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर कमरे में आ गई। कमरे में बिछी चारपाई पर पति रतनलाल दीन दुनिया से बेखबर सो रहा था। बिछावन के पास पहुंचकर रमेश यादव ने आंखों ही आंखों में आशा को कुछ इशारा किया, फिर चुपके से वह बिछावन पर चढ़ गया। उसने रतनलाल के बगल में पड़ा तकिया उठाकर उसके मुंह पर रखा, फिर उसके सीने पर सवार होकर अपनी हथेलियों का पूरा वजन तकिया पर डाल दिया। दवा पड़ते ही रतनलाल ने अपनी आंखें खोल दी। ऐसे में जब उसकी नज़र अपने सीने पर सवार रमेश यादव पर पड़ी तो हैरानी से उसकी आंखें फटती चली गई। उसे समझते देर न लगी कि रमेश यादव उसका गला घोंटना चाहता है। वह समझते ही उसकी आंखों में खौफ के भाव उतरते चले गए और वह उसके चंगुल से छूटने के लिए अपने हाथ पैर पटकने लगा। उसके ऐसा करते ही रमेश यादव बिछावन के पास ही खड़ी आशा से बोला, इसके पैर पकड़ो।
आशा पर ऐसा लगा जैसे आशा ने उसकी बात सुनी ही न हो। वह मूर्ति बनी कभी रतनलाल के सीने पर सवार उसका गला घोंटते रमेश यादव को देख रही थी, तो कभी हाथ पैर पटकते रतनलाल को। सच तो यह था कि इस समय उसके दिलो दिमाग में एक भयानक लड़ाई चल रही थी, एक औरत और एक पत्नी में। धीरे धीरे पत्नी का पलड़ा भारी पड़ता चला गया और आशा सोचने लगी कि चाहे रतनलाल कैसा भी हो, पर है तो उसका पति। उसका और उसके बच्चे का भविष्य उसी के साथ सुरक्षित था। दूसरी ओर रमेश यादव एक अपराधी था और इस समय भी एक अपराध करने जा रहा था। वह उसे भी इस अपराध में शामिल करना चाहता था। पुलिस में होने के चलते आशा को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर उसका यह अपराध उजागर हो जाता तो उसके साथ उसकी भी जिंदगी तबाह हो जाती। पर आशा ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। तो फिर जवाब में आशा ने अपनी नज़रें कमरे के चारों तरफ दौड़ाई। उसे कमरे में एक और मोटा डंडा पड़ा दिखाई दिया। उसने डंडा उठाया, फिर रतनलाल का गला घोंटते रमेश यादव के सिर पर पूरी ताकत से दे मारा। रमेश यादव के मुंह से एक दर्दनाक चीख उभरी। रतनलाल का गला छोड़ वह अपना सिर पकड़कर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर फट गया था और वहां से खून का फव्वारा फूट पड़ा था। कुछ देर तक वह तड़पता रहा, फिर वह मर गया। 1 घंटे बाद आशा के घर में पुलिस वालों की भीड़ लगी हुई थी और उसने इंस्पेक्टर को यह बयान दिया था कि रमेश यादव उस पर बुरी नज़र रखता था, जिसका विरोध उसका पति रतनलाल करता था। रमेश यादव उसके घर में घुस आया और उसने उसके पति का गला घोंटकर मारना चाहा। अपने पति की जान बचाने के लिए उसे रमेश यादव को मारना पड़ा। जब आशा अपना यह बयान दे रही थी तो रतनलाल हैरत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। आशा के इस बदलाव ने उसे सकते में ला दिया था और वह यह सोचने पर मजबूर हो गया था कि लोग चाहे कितना भी करें, पर एक औरत को समझना बहुत मुश्किल है। शायद लोग ठीक ही कहते हैं कि औरत का चरित्र कोई नहीं समझता, इंसान तो क्या कोई नहीं। दोस्तों, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।